पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक आर्डिनो को समझ लिया आर्डिनो ऊनो बोर्ड के साथ। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है ESP32। कोडिंग जो है जो अभी तक आपने किया वो इसमें सेम ही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। लेकिन इस बोर्ड की खासियत यह है कि आप इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसको वाईफाई से कनेक्ट करके डाटा भेज सकते हैं, डाटा मंगवा सकते हैं। इसकी बेसिकली कुछ इस तरह की लेआउट है इस बोर्ड की। इसमें आपको अलग अलग से वो डिफरेंशिएट जैसे थे ना कि ये पावर पिन्स है, ये एनालॉग पिन्स है, वो उस तरह से नहीं है। इसमें मिक्स ही है सारा जो भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये अनेबल VP VN, ठीक है, अनेबल होती है इसकी रीसेट करने की पिन, ये नहीं आमतौर पे यूज़ करते। उसके बाद इसकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से होती है D32 D35, यानी इस तरह इसकी नंबरिंग चलती है। और जैसे एनालॉग के लिए था ना A0 और बाकियों के लिए एक नंबर था, इसमें इस तरह से नहीं है। इसमें डी से ही सारा इसको लिखा जाता है। और जो एग्जैक्ट इस पर नंबर है ना, जैसे ये आ रहा है D32, तो 32 पिन का नंबर है। लेकिन एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये हर बोर्ड में ज़रूरी नहीं है, इसके मल्टीपल बोर्ड्स बनाएंगे। असल में चिप तो सेम है, ESP32 ये चिप है, फिर इसके डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। असल चिप आपको ये नज़र आ रही है, ये जो इतना पार्ट है ना, और ये इसका एंटीना है, तो ये जो पार्ट है ये चिप है, ये बाकी सारा जो है इसका डेवलपमेंट बोर्ड है। इसको इजीली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटर लगे हुए हैं, चिप्स लगी हुई हैं सीरियल की, इसको प्रोग्राम करने के लिए। तो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स ने इसके मुख्तलिफ बोर्ड बनाए हैं, उस पर ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैपिंग हो। इस बोर्ड में एग्जैक्ट मैपिंग है। असल में इन पिन को कहा जाता है GPIO, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये GPIO 35 जो है ना, वो यहाँ पे D35 पे मैप है, तो आप एग्जैक्टली 35 नंबर यूज़ कर सकते हैं इस पिन को एड्रेस करने के लिए। लेकिन ये हर बोर्ड में सेम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोर्ड आप सर्च करके उसकी लेआउट देख सकते हैं। लाइक ये बोर्ड है DevKit V1, ESP32 DevKit V1, इसमें एग्जैक्ट मैपिंग है। यहाँ पे आपको वो डिटेल बाकी भी नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखें GPIO 36, GPIO 39, ठीक है, इस तरह से लिखा है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर एक पिन जो है वो मल्टीपल काम कर सकती है। उनों में भी हमने देखा था एक ही पिन जो है वो एनालॉग के लिए भी यूज हो सकती है, A0 जो है वो एनालॉग रीड के लिए भी यूज हो सकती है और डिजिटल रीड और राइट के लिए यूज हो सकती है। तो एक ही पिन मल्टीपर्पज है। यहाँ पे और भी इसकी एक्सटेंशन है। एक ही पिन है वो चैनल भी है, ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो हमने एनालॉग पिन देखी थी A0 A1, वो ADC होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये ADC भी है, ये सेंसर की VP पिन भी है, ये RTC भी है, ठीक है। तो ये एक ही पिन जो है आप मल्टीपल काम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको सेट कर देते हैं कि ये पिन इस मकसद के लिए, तो फिर वो वही रहती है। जैसे पिन मोड में हम सेट करते हैं इनपुट या आउटपुट, तो जब आपने आउटपुट कर दिया तो वो आउटपुट के लिए यूज होगी, जब उस पिन को आपने इनपुट कर दिया तो इनपुट के लिए यूज होगी। इसी तरह आप इसको जो भी सेट करेंगे ये वो पिन बन जाएगी। फर्दर आगे और भी है ADC। यहाँ पे ADC आप देखें काफ़ी सारे हैं, वो वहाँ पे आपके पास 6 थे टोटल, A0 to A5, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा राइट साइड पे आप देखें GPIO 23 है, ये प्रोटोकॉल जो है आई स्केयर C भी है, और SPI प्रोटोकॉल में होता है ये मोसी माइसो मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है। तो ये SPI में होता है, और आई स्केयर C एक प्रोटोकॉल है। तो ये पिन जो है मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के साथ भी काम करती है। आप जनरल पर्पज भी इनको यूज़ कर सकते हैं और दूसरी तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब UART यूज़ करना, आई स्केयर C यूज़ करना। ये मुख्तलिफ जो सेंसर आते हैं ना, ये उनके प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन के। जब आपने सिर्फ बोर्ड से काम करना फिर तो आपको ज़रूरत नहीं होती इनकी, लेकिन अगर सेंसर सपोर्ट करता है आई स्केयर C प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर आपको ये पिन आई स्केयर C पे एनेबल करके उसके साथ कनेक्ट करनी होती है। तो ये मेनली बोर्ड का रिव्यू आ गया। इसमें एक और चीज़ आप देख लें कि इसमें सिर्फ 3.3 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट आपको एग्जैक्टली इन पिन्स पे नहीं मिलते। जो आप इन करते हैं वो आपको ये V इन पिन पे मिल जाता है। जब आप इसको USB से कनेक्ट करेंगे, सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, तो सिस्टम से 5 वोल्ट मिलते हैं USB पे, तो वो 5 वोल्ट आपको इस पिन पे मिल जाएंगे। V इन यानी जितने वोल्टेज इन किए जा रहे हैं वो इस पिन पे मिलते हैं, तो क्योंकि हम 5 वोल्ट इन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन ये बोर्ड मेनली चलता है 3.3 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट बोर्ड नहीं है, ये 3. उनो जो है वो 5 वोल्ट बोर्ड है। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है कि बोर्ड कितने वोल्टेज जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया इसका ओवरव्यू।
इस बोर्ड का। इसमें आपको बस मैंने जो बताया कि ये अलग अलग आपको पावर रेल और एनालॉग अलग से डिजिटल इस तरह से नहीं है, ये मिक्स ही है सारा इसके अंदर। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लिंक भी मैं इस वीडियो में रख दूंगा, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है इस बोर्ड के हवाले से। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो ये है कि इसमें कुछ पिन है वो सिर्फ इनपुट ओनली है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली होता है कि आप उसे आउटपुट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती और आपकी डिवाइस भी नहीं चलती। जो ये टोटल 4 पिन है जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट ओनली है, इससे वो आप एज अ आउटपुट नहीं यूज़ कर सकते। वो कौन सी हैं? 34, 35, 36 एंड 39। ये अगर आप बोर्ड में देखो तो ये 36, 39, 34 और 35 लेफ्ट साइड पे पहली समझ ले जो 5 पिन है ना वो आपने एज अ इनपुट ही यूज हो, मतलब ये तो यूज ही ना करते, ये तो उसमें आ जाती है ना, फर्स्ट वाली ये एनेबल करने के लिए आती है, रीसेट करने के लिए होती है। ये जो बाकी की 4 पिन है ये सिर्फ इनपुट के लिए है, ठीक है। आप इसको एज अ आउटपुट नहीं यूज कर सकते, तो इस चीज को आपने याद रखना है। बाकी सारी इसमें डिटेल है, इसमें कैपेसिटिव टच के लिए भी पिन हैं, जो टच कैपेसिटिव टच होते हैं, जैसे आपकी टच स्क्रीन है ये भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, तो उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो इनको यूज़ कर सकता है। अदरवाइज इनको डिजिटली आप डिजिटल के लिए यूज़ कर सकते हो, डिजिटल आयो के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसमें टोटल 18 ADC हैं, उनों में 6 थे, A0 to A5, इसमें टोटल 18 है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 12 बिट है, उनों में 10 बिट थे। 10 बिट की वजह से वो 0 से लेके 1023 तक वैल्यू दे सकता था। ये 12 बिट है, ये 0 से लेके आई थिंक 4000 समथिंग तक ये वैल्यू जो है वो टोटल दे सकता है। ये भी फर्क है इसमें। अब इसकी बेसिक वर्किंग की तरफ आते हैं। सिमुलेटर में हम इस पे करेंगे काम। वहां से हमने ESP32 बोर्ड सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सिंपल एक मिलता है कि सीरियल को बिगिन किया हुआ है। इस बोर्ड के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 115200 है सीरियल को बिगिन करने के लिए, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी आप प्रिंट करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं बेसिक जो LED वाला है वही कोड इसमें लिखने लगा हूँ। वो कोड किस तरह से सीरियल वाला मैं सारा ख़त्म कर देता हूँ। वो क्या था, सबसे पहले हमने पिन मोड सेट करना होता है, पिन मोड और पिन नंबर। मैंने जैसा आपको बताया कि अब हमें ये पिन मोड किस में सेट करना है, इनपुट में कि आउटपुट में। हमने एक LED ऑन करनी है, ठीक है। ये LED ऑन करनी है तो हमें इसको एज अ आउटपुट करना है। तो आउटपुट करना है तो पहली जो 1, 2, 3 और 4 ये वाली जो 4 पिन है हम एज अ इनपुट ही यूज कर सकते हैं, आउटपुट नहीं। तो इससे अगली जो D32 पिन है ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम किससे लगाएंगे? एनोड के साथ D32 को, और कैथोड जो है वो ग्राउंड पे। तो ये हमारे पास ग्राउंड पिन है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये D32, तो मैं पिन मोड में क्या लिखूंगा? 32, और ये है आउटपुट। और इसके बाद क्या आता था कि हम इसमें डिजिटल राइट इसको पहले हाई करवा देते थे, और 32 को ही लो करवाना होता था, दरमियान में हमने डिले देना होता था 1 सेकंड के लिए 1000। तो ये सेम वही कोड है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो इसीलिए इसको आर्डिनो कंपैटिबल बोर्ड भी कहते हैं, कि ये आर्डिनो के साथ कंपैटिबल आप जो भी कोड लिखते हैं ये उसमें वर्क करता है। तो ये LED हमारी ब्लिंक हो रही है सेम एज इट इज। लेकिन अगर यही आप इनमें से किसी के साथ अटैच करोगे तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एज अ इनपुट ही यूज हो सकता है। ये तो हो गया डिजिटल का, डिजिटल जो हम आउटपुट कर रहे हैं इसके साथ। इसके साथ दूसरी एग्जांपल जो है वो मैंने ये एनालॉग उसी तरह से अटैच किया है जैसे हमने दूसरे उसमें किया था। यहाँ पे देखें मैंने D32 के साथ इसका लगाया, ठीक है। और ये VCC के साथ है, ये पॉजिटिव 3.3 वोल्ट के साथ यहाँ पे अटैच है, और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे लगा दी है। ये ग्राउंड जो है ग्राउंड में लग गई है, VCC जो है यहाँ पे 3.3 वोल्ट पे,
और जो सिग्नल है वो D32 पे लगाया। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सपोर्ट करती है कि D32 जो है वो ADC सपोर्ट करती है, ठीक है। ये क्योंकि एज अ इनपुट जो हम इसको यूज़ करना है, ये तो इनपुट के तौर पे यूज़ होगा ना, तो ये हम ऊपर 35 34 में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पिन मोड इसका सेट करना है, पिन मोड 32 इनपुट, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते थे, सीरियल डॉट प्रिंटलन, आप इसमें डायरेक्ट भी दे सकते हैं या वैल्यू सेव करवा के भी दे सकते हैं। इंट वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड, और इसको आपने पिन नंबर बताना है 32 जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हम वैल्यू इसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ ही हो जाता है तो 0 है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये मैक्सिमम 4095 था, क्योंकि ये 12 बिट है। तो 12 बिट होने की वजह से इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा बेहतर आपको वैल्यू दे सकता है। जितनी बिट ज़्यादा होंगी उतनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, उतनी प्रिसाइज वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि डिवीजन ज़्यादा हो जाएंगे ना। अब ओवरऑल वो कितनी थी, 1000 डिवीजन करता था मेनली, 1023 डिवीजन उसने की थी 1023, इसने कितनी कर दी है 4095 डिवीजन कर दी है। तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपको इससे मिलती है अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा हो। लेकिन ये है कि यहाँ पे लॉजिक आपकी वो काम नहीं करेगी। जो लास्ट टाइम हमने एक एक्सरसाइज की थी 3 LEDs के साथ, कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है तो आपने रेंज डिसाइड की थी कि एक LED कब ऑन होनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन अब सेम वो लॉजिक यहाँ पे नहीं चल सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये तो स्टार्ट में ही आगे 1000 वैल्यू, तो समझ लें कि इसका चौथा हिस्सा बन गया ना, तो वो वहीं पे ही ऑन हो जाएगी। बाकी सारी वैल्यूज पे एंड वाली LED ही ऑन रहेगी, क्योंकि वो ग्रेटर हो जाएगी ना, 1000 से ग्रेटर हो जाएगी जो आपने 900 पे लॉजिक लगाई थी। तो यहाँ पे आके आपका कोड फिर आपको ज़ाहिर है चेंज करना होगा। आपको अगर उसी कोड को चलाना तो आपको चेंज करना होगा। कोड को डायनामिक करने के लिए फिर यही होता है कि आपको पता है कि इसकी मैक्स वैल्यू क्या है, तो आप पहले से इसको डिवाइड करके वैल्यूज से अपने वो जो वेरिएबल इनिशियलाइज करके फिर उन पे लॉजिक लगाते हैं। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं देते, आप उन पे कोई लॉजिक लगाते हो और फिर उनको वैल्यूज देते हो। लाइक अगर हमने वहां पे हार्ड कोडेड वैल्यूज आपने पहले से बनाई होती तो आप सिंपली वो हार्ड कोडेड वैल्यूज चेंज कर देते। तो सॉरी, हार्ड कोडेड कह रहा हूँ, जो वेरिएबल में वैल्यू रखी होंगी। हार्ड कोड होता है कि आप अंदर ही जैसे लिखते हो इफ वैल्यू ग्रेटर देन 300, तो ये हार्ड कोडेड होती हैं। तो आप पहले वेरिएबल अलग से बना लो या कॉन्स्टेंट्स बना लो, क्योंकि इन वैल्यू को चेंज तो करना नहीं होता। तो आप कॉन्स्टेंट बना लो और उनको इनिशियलाइज कर लो उन वैल्यूज के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें सेम थी, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, वहाँ पे आपको थोड़ी अपनी लॉजिक चेंज करनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं वाईफाई पे, कि इस बोर्ड को वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना। अभी तक तो वो पुराना ही था, मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया आपको। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए ज़ाहिर आपको पता है कि जब आप भी अपना फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, एक तो आप किस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं वो नेम आपको एक शो हो रहा होता है, उस नेम को कहते हैं SSID। वाईफाई की प्रोटोकॉल की ज़बान में उसको SSID कहते हैं। और दूसरी चीज़ होती है पासवर्ड। आप पासवर्ड देते हैं तो आपका जो है वो फ़ोन जो है वो उस वाईफाई राउटर से या वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे होगा, यहाँ भी आपको SSID और पासवर्ड देना होगा, लेकिन ज़ाहिर बाकी का कोड भी आपको लिखना होगा, कैसे वो इनिशियलाइज होगा, कब वो कनेक्ट होगा। क्योंकि आप देखें कि जब आप क्लिक करते हैं उस पर पासवर्ड दे के ओके भी करते हैं तो फौरी तो वो कनेक्ट नहीं हो जाता, वो कुछ टाइम लेता है। तो वो सारी प्रोसेसिंग जो उसने वो टाइम लेना है करना, वो आपको मैनेज करनी होगी कोड के अंदर। उसके लिए आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है wifi.h। ठीक है, ये हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। ये एग्जांपल जो है ये NTP सर्वर के साथ काम करे। NTP है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क से आपने टाइम गेट करना होता है, ये उसके लिए। आप देखो ना, आपने पुराने मोबाइल तो शायद ऐसे नहीं यूज़ किए हों जिनमें टाइम सेट करना पड़ता था। वो बटन्स वाले जो मोबाइल होते थे ना, अगर आपने उसकी बैटरी निकाल दी ना तो आपको टाइम सेट करना पड़ता था दोबारा। लेकिन अब आप ऐसा देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अभी तो आप बैटरी निकाल सकते, लेकिन जो थोड़े पुराने मॉडल है जिनमें आप बैटरी निकाल सकते थे
तो आप निकाल के वापस लगाते थे तो टाइम नहीं चेंज करना पड़ता, क्योंकि वो नेटवर्क से टाइम सिंक कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट हो या जो आपके जो वो होते हैं सिम जिनसे आप लेते हैं, जो नेटवर्क से आपको देते हैं, वहां से भी टाइम अपडेट हो जाता है। ये बाद में बटन वाले मोबाइल में भी ये आ गया था, कीपैड मोबाइल्स में भी ये आ गया था कि वो नेटवर्क से टाइम को सिंक करते थे। तो ये खास तरह के सर्वर होते हैं जिनसे आप टाइम सिंक कर सकते हैं। ये क्योंकि ओवर द इंटरनेट पड़े हुए हैं तो आपको इंटरनेट चाहिए इनके साथ कनेक्ट होने के लिए, तो इसलिए मैंने एग्जांपल ये कि एक तो इंटरनेट से कनेक्ट होना और फिर टाइम गेट करना उन सर्वर से। अक्सर प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत होती है टाइम को गेट करने की, टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करने की। तो उसके लिए दो लाइब्रेरीज आपको चाहिए, एक तो टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम जिस फॉर्मेट में आ रहा है तो वो है timelib.h और दूसरी है wifi.h। इसके बाद एनटीबी सर्वर हमने बताना होता है कि कौन सा सर्वर है। यहाँ पे स्टार है तो ये क्या है, सी में आपने पढ़ा होगा स्टार किस लिए यूज होता है, अगर आप वहां पे लगा दो पॉइंटर के लिए, स्टार पॉइंटर के लिए यूज होता है। तो ये हमें एक पॉइंटर चाहिए जो रेफर कर रहा होगा एक स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग के अंदर हमने उस जो वो सर्वर है उसका लिखना। जैसे ये उसी तरह से है जैसे हम google.com लिखते हैं तो एक URL टाइप ही वो होता है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे देनी होती है। तो वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद आता है GMT ऑफसेट, ये सेकंड्स में लिखा हुआ है। GMT ऑफसेट होता है कि सबका टाइम कंट्रीज का सेम नहीं है, तो आपने अपना GMT ऑफसेट कितना है, प्लस में है या माइनस में है। लाइक हमारा है +5 आवर्स, GMT +5 लिखा होता है, उसका मतलब है कि हमारा मेन जो यूनिवर्सल टाइम है उससे 5 घंटे आगे है। इसलिए GMT 5 आपने देखा भी हो, जब आप सेटिंग कर रहे हो ना विंडोज में सेटिंग कर रहे हो वहाँ पे GMT 5 लिखा होता है, +5 लिखा होता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। तो सेकंड्स में वो कितना बन जाएगा, 5 × 60 × 60 आपने यहाँ पे सेकंड में बताना, तो सेकंड में वो 18,000 बनता है, 18,000। और डे लाइट सेविंग एक होता है कि वो कितना है, वो कुछ कंट्रीज में चलता है डे लाइट सेविंग का, वो हमारे यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको 0 कर दिया। ये था जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर की, एनटीबी सर्वर की। सेटअप में क्या किया है, बिगिन किया है। उसके बाद वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, जिस तरह हम सीरियल डाट बिगिन करते हैं और उसको बताते हैं कि ये बॉड रेट है, इतने बिट पर सेकंड जो है वो कम्युनिकेशन होगी, इसी तरह वाईफाई डाट बिगिन करते हैं। यहाँ पे आता है वाईफाई का नेम, ठीक है, वो SSID असल में आती है जिसके साथ आपने कनेक्ट होना है। यहाँ पर लाइक आप कनेक्ट होंगे तो अबाइडिंग टेक एक आ रहा है और एक आएगा अबाइडिंग टेक EDU, तो एज इट इज़ जो आपको शो हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, और कामा यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना होता है, जो भी पासवर्ड हो उस नेटवर्क का। लेकिन ये क्योंकि एक सिमुलेटर है, ये एग्जैक्टली कोई फिजिकल डिवाइस तो है नहीं, तो इस सिमुलेटर में आप एग्जैक्टली ये लिखोगे ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो सिमुलेशन के लिए आप बस इसको इसी तरह से याद रखो कि आपने ये लिखना है, जब हम फिजिकल डिवाइस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली वो लिखना होगा। तो इतना लिखेंगे, इसका पासवर्ड नहीं है, ये ओपन है। उसके बाद क्या करते हैं, जो वेट वाली लॉजिक है वो ये है, जो उसको कुछ टाइम लगता है ना कनेक्ट होने के लिए, तो वेट वाली लॉजिक है वाइल वाईफाई डॉट स्टेटस। वाईफाई डॉट स्टेटस से आपको मिलता है कि ये इसका वाईफाई का स्टेटस क्या चल रहा है। उसमें एक कांस्टेंट बना हुआ है WL_connected। WL होता है वायरलेस लैन, WLAN भी इसको कहते हैं, WL कनेक्टेड, और कंडीशन क्या है, नॉट। तो इसका मतलब होगा कि अगर वाईफाई स्टेटस कनेक्टेड नहीं है तो ये इसी लूप में रहेगा। और डिले लगाया 250 मिली सेकेंड का, 250 मिली सेकेंड डिले करेगा, फिर दोबारा से चेक करेगा, और तब तक ये लूप में फंसा रहेगा जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि इसको कुछ टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। तो ये जब तक रिटर्न ट्रू नहीं कर रहा, लाइक कनेक्टेड रिटर्न नहीं करता स्टेटस जो है इसका, तो वो इसी लूप में रहेगा। तो ये वेट की लॉजिक है, जैसे आपके मोबाइल में होती है कि वो बता रहा था कि आपको ये कनेक्ट किया जा रहा है, ये वही लॉजिक है यहाँ पे। और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे सिंपली हमने प्रिंट करवाया कि जी वाईफाई कनेक्ट हो गया। और आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस से कनेक्ट हुआ है वो भी आप गेट कर सकते हैं, wifi.local IP। तो ये खुद किस आईपी से कनेक्ट हुआ है, हर डिवाइस जब कनेक्ट होती है तो उसके पास एक आईपी मिलता है उसको, तो वो आईपी एड्रेस आप यहाँ से शो करवा सकते हो। जब ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए मेथड है ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है लाइब्रेरी, उसका मेथड है कन्फिग टाइम। कन्फिग टाइम को 3 चीज़ें चाहिए, एक तो GMT ऑफसेट क्या है, डे लाइट सेविंग कितने सेकंड आपने रखनी है, और NTP सर्वर का रेफरेंस।
तो ये तीनों चीज़ें दे दी, अब ये उससे कनेक्ट होगा। इसके बाद लूप में क्या किया, क्यों ये काम था सेटअप का, ये एक ही दफ़ा करना है, सर्वर से कनेक्ट होना, कन्फिगर करना, ये सारा कुछ। लूप में क्या किया, प्रिंट किया है लोकल टाइम, एक मेथड बनाया सिंपली, और उसको कॉल कर लिया, और वो हर सेकंड बाद कॉल होता है क्योंकि डिले 1000 का है। अब वो क्या करता है, ये लॉजिक आपको मतलब डीपली समझने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबसे पहले चेक किया, गेट लोकल टाइम मेथड कॉल किया और उसे टाइम इन्फो का स्ट्रक्ट पास किया, क्योंकि वो जो आपको रिटर्न करेगा अब उसमें टाइम आवर्स भी हैं, मिनट भी हैं और सेकंड्स भी हैं, तो वो कोई सिंगल वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको स्ट्रक्ट पास कर दिया। ये बिल्ट ही नहीं है इसके अंदर, टीएम जो है ना ये बिल्ट ही नहीं है, तो टीएम स्ट्रक्ट उसे पास किया, वो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रख के रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो वहाँ पे प्रिंट करवा दिया फेल टू ऑब्टेन टाइम, ठीक है, और यहीं से ही रिटर्न हो गया कि टाइम नहीं मिल सका। लेकिन अगर ये फॉल्स की बजाय कोई वैल्यू हमें रिटर्न करता है तो फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी, वो आगे आ जाएगा। आगे सिंपली क्या किया, उससे गेट किया टाइम इन्फो डॉट टी एम और टी एम मिनट और टी एम सेकेंड, जैसे आप क्लास बनाते हैं ना उसी तरह स्ट्रक्ट होते हैं, फिर डॉट लगा के आप उसकी प्रॉपर्टीज गेट कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रक्ट में भी आपने जो स्ट्रक्ट बनाया उसमें डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टीज गेट कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, आवर, मिनट एंड सेकंड। मेरिडियन होता है कि ए एम पी एम जो होता है, वैसे ये जो रिटर्न करता है ये 24 आवर्स में रिटर्न करता है, ये जो टाइम रिटर्न करता है 24 आवर्स में रिटर्न करता है। हम उसे ए एम पी एम में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल एक चेक लगा के। अगर 12 आवर से आगे है टाइम, 12 आवर फिर 13, 14, 15 उससे आगे है तो पी एम हो जाता है, अदरवाइज ए एम होता है। वो लगा के उसके बाद हमने सिंपली इसको ये एस प्रिंट एफ जो है हम इसे फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम टाइम आमतौर पे क्या होता है, और कॉलन मिनट कॉलन सेकंड इस तरह से होता है, तो हम उसे फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एस प्रिंट एफ ये आपका वो सी में भी है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या यूज़ करते हैं, ये इसके प्लेस होल्डर होते हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज 2D, ये सारे प्लेस होल्डर हैं जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं वेरिएबल्स के साथ। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है 8:55 तो यही टाइम है अभी, और ये हर सेकंड साथ आपको शो करवा रहा है, और हर सेकंड बाद ये अपडेट होगा, हर सेकंड बाद ये गेट करता है और उसको अपडेट करता जाता है। और ये टाइम आ रहा है नेटवर्क से, इंटरनेट से, ठीक है, ये वाईफाई के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो अगर सिर्फ आपने वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वो लॉजिक तो इतनी है, कनेक्शन की लॉजिक इतनी है, ठीक है। उसके बाद तो सिंपली शो करवाएगा इसका लोकल आईपी क्या है। आप ये सिर्फ जो समझ लें 3 लाइंस है ना, ये आपकी वाईफाई से कनेक्शन की लॉजिक है, इसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो काम किया हमने वो सिर्फ टाइम गेट करने का किया है, उस नेटवर्क से, नेटवर्क प्रोटोकॉल से टाइम को गेट करने का। ये सिंपल सा वे है इसको वाईफाई से कनेक्ट करने का। इसके बाद जो हमने प्रोटोकॉल आज देखना है वो है MQTT, मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने का। मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं MQTT, मैसेजिंग क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसमिशन, ठीक है, इंटरनेट पे आपको इसकी काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। उसमें तरीकाकार ये होता है, पब सब आर्किटेक्चर है उसके अंदर, उसे पब सब आर्किटेक्चर कहते हैं। पब फॉर पब्लिश, सब फॉर सब्सक्राइब। तो पब सब आर्किटेक्चर ये कहलाता है। आपका जो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन चलती है ये सारी इसी आर्किटेक्चर पे चलती है। उसके बाद जितने भी मोस्टली सोशल मीडिया प्रोटोकॉल्स है ना, ये उसी की MQTT की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, मतलब उसी को थोड़ा इन्हेंस किया, एडवांस किया, लेकिन अंडर द हुड वही चीज़ चल रही है। पब्लिश और सब्सक्रिप्शन वाला जो पार्ट है ये वही चल रहा है। इसमें जो सर्वर है उसको खास नाम दिया जाता है। हर कम्युनिकेशन में ओवर नेटवर्क जब होती है इसमें कोई ना कोई सर्वर ज़रूर इन्वॉल्व होता है, एक सर्वर आपको चाहिए होता है। उस सर्वर से बाकी सारे क्लाइंट जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। एक क्लाइंट ने दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेजना, लाइक व्हाट्सएप में आपने अपने किसी कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजना, तो वो समझ लो 2 क्लाइंट ही है ना, सर्वर के लिए वो 2 क्लाइंट होते हैं। तो इसमें सर्वर को कहा जाता है ब्रोकर, और ब्रोकर आम टर्म में भी आपको पता है उसका मतलब क्या होता है। उसका काम इतना ही होता है, इधर से पकड़ा और उधर दे दिया, दरमियान में वो खुद कुछ नहीं, उसके साथ कोई खास काम नहीं करता। उसका सिर्फ इतना होता है कि एक क्लाइंट से उसको मैसेज मिला, उसने दूसरे को भेज दिया। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बड़ी मज़ेदार लॉजिक है, ये IBM ने बनाया था और
मेनली मसला ये होता था जब भी आपने कोई चेंज लेके आनी होती था, इस तरह आपने एक प्रोटोकॉल तो बना दिया, कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी आपने कोई नया फीचर ऐड करना है ना, तो आपको दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ता था। आपको सर्वर भी अपडेट करना है, आपको सर्वर को भी बताना है नया फीचर ऐड हो गया या कोई भी कम्युनिकेशन आपने ऐड की है, और आपको क्लाइंट एंड पे भी बताना पड़ता था, वहाँ पे भी अपडेट करना पड़ता। लेकिन ये प्रोटोकॉल इस सेंस में बहुत अच्छा है, बेहतर है कि इसमें आपको सर्वर को कुछ नहीं बताना पड़ता कि क्या होने जा रहा है या क्या चीज़ नहीं ऐड की गई है। उसका मकसद सिर्फ एक सर्वर का मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन करवाना है। वो एक नोड से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो दूसरी नोड पे भेज देता है। ये है। दूसरा, ये बहुत ही लाइट वेट प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं बहुत लो होती हैं प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से भी, ओवरऑल भी ये बहुत लो एंड डिवाइसेस होती हैं। तो ये कोई हाई एंड प्रोटोकॉल नहीं सपोर्ट कर सकते। जैसे HTTP एक हाई एंड प्रोटोकॉल है, इसकी 7 तो लेयर्स होती हैं जिनसे डाटा गुजर के जाना होता है, और बाद में ये डिकोड होना होता है दूसरे एंड पे भी। तो इसलिए ऐसे प्रोटोकॉल इन डिवाइसेस के साथ बहुत अच्छे तरह से नहीं चल सकते। आल दो ये सपोर्ट करता है, लेकिन लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन के लिए ये नहीं काम करेंगे। तो इसलिए बहुत लो एंड जो है ना प्रोटोकॉल चाहिए था। लो एंड से मुराद ये होता है उसका ओवरहेड कम से कम हो। जब भी आपने कोई करना होता है तो ओवरहेड में क्या होता है कि उसमें कुछ हेडर्स फाइल्स, हेडर की वैल्यूज आ रही हैं, लाइक आपका HTTP का जैसे हेडर होता है, और उस हेडर में कुछ नहीं ना, आप नॉर्मल भी कम्युनिकेशन करो 10 से 12 वैल्यूज होती हैं। वो आपका कम्युनिकेशन जो आपका असल में डाटा है ना, वो उसका पार्ट नहीं होता। लाइक आपने हेलो मैसेज भेज रहा है ना, उसके साथ हेडर की 10 वैल्यूज अटैच होके जाती हैं। वो असल आपका जो हेलो है उससे कहीं ज्यादा वो हो जाता है। तो ये ओवरहेड में आता है कम्युनिकेशन के अंदर। MQTT में ऐसा कुछ नहीं है कि हेड इतना लंबा चौड़ा अटैच होकर जाएगा। वो सिंपली वो मैसेज आता है, मे भी चंद एक बिट साथ और जाती हूँ कुछ चेक्स के लिए। तो ये प्रोटोकॉल है, इसी को हमने यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए। आपने फायरबेस को यूज किया, फायरबेस में भी जो रियल टाइम डाटाबेस है वो भी इसी प्रोटोकॉल को यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए। जब भी रियल टाइम कोई इवेंट अकर होता है तो इसी तरह से आपको वो इवेंट मिलता है। अब पब सब जो मैंने आपको बताया ये क्या है, जिसको भी डाटा चाहिए होता है वो एक टॉपिक को सब्सक्राइब करता है। इसमें टॉपिक का कंसेप्ट होता है। लाइक जैसे कोई बात हो रही है ना, आज हम बात कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक क्या है, ESP32 पे हम बात कर रहे हैं, उसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ें नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लाइक एक 2 नोड्स है ना, एक नोड मैं हूँ, एक नोड आप है। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपको जो है वो आप उसको नोट करते जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो रही है ना। तो इसका भी यही मतलब टॉपिक का मतलब यही होता है कि खास टॉपिक आप बनाते हैं, उस टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन होगी। जिसको भी वो डाटा चाहिए होता है वो उस टॉपिक पे सब्सक्राइब करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। जिसको डाटा चाहिए हो वो उस टॉपिक पे सब्सक्राइब करता है, और जिसने डाटा भेजना हो वो उस टॉपिक पे पब्लिश करता है। जिसने भी टॉपिक सब्सक्राइब किया होगा उसको वो डाटा मिल जाएगा। वो 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जिसने भी सब्सक्राइब किया। और पब्लिश जो है वो ज़ाहिर है एक जगह से ही हो रहा होता है, और वो जिसने अब ये ब्रोकर का काम होता है, सर्वर का काम होता है उन सबको वो पहुंचाना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जिसको डाटा चाहिए वो सब्सक्राइब करेगा, जिसने डाटा भेजना वो पब्लिश करेगा। जो आप फायरबेस में लिखते थे ना, उस पर नोड और चाइल्ड आगे बनाकर उसमें आप बताते थे, लाइक आपने यूज़र 1 का करना है, यानी यूज़र और उसकी ID 1 है, तो user/1 आप लिखते थे, वो आपका टॉपिक था। आप उसको इस तरह समझते हैं वो टॉपिक था। और उसके बाद आप उस पर लिसनर लगा देते थे, सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर। सिंगल वैल्यू में तो वो नहीं देता था, वो एक दफ़ा ही देता था। तो वैल्यू इवेंट लिसनर लगाते थे। वो कॉल बैक होता था कि जब भी वहाँ पे चेंज आती थी, आपने वो सब्सक्राइब कर लिया ना, जब भी वो चेंज आती थी वो पब्लिश होती थी और आपको मिल जाती थी। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन इसी तरह से होती है। तो वो जो आप उसमें वो लिखते थे वो एज अ स्ट्रिंग भी आप लिख सकते थे ना, रेफरेंस, मेनली रेफरेंस के अंदर डबल कोट्स में आप लिख सकते थे user/1। तो आपने क्या किया, user/1 जब लिखा तो आपने उस टॉपिक पे सब्सक्राइब कर लिया। और जब आप user/1 पे सेट वैल्यू करते थे तो वो आप पब्लिश करते थे। वो एक एंड से जब पब्लिश होती थी तो जिसने सब्सक्राइब किया होता था वो उसको मिल जाती थी। तो इस तरह वो आर्किटेक्चर चलता है। और ये वो तो समझ लें उसके ऊपर उन्होंने एक अपना SDK बना के एक लेयर बना दिया आपके, इसलिए वो सारा कुछ हाइड कर लिया। इस चीज़ को आपने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्शन का, इसे ही एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इतनी जो निटी गिटी से इतनी डिटेल थी वो ना आपको पढ़ी ना आपको पता थी, लेकिन आप उस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो एब्स्ट्रैक्शन का मेनली कंसेप्ट भी यही होता है कि ऐसे वो निटी गिटी सारी हाइड कर ली जाती हैं और आपको बेसिक सा इंटरफेस दे दिया था, सिंपल सा इंटरफेस दे दिया था जिससे आप काम करते हैं।
तो हम तो उसे बेयर बोन जो है प्रोटोकॉल हम उसको भी समझेंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर लिखोगे, टॉपिक पे सब्सक्राइब करोगे, पब्लिश करोगे, और वो यानी सारा कोड आपको लिखना होगा, MQTT सर्वर से कनेक्ट करना और पब्लिश और सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, आज के लिए तो इतना ही है। इसको आप देख लो, सिमुलेटर पे इसको रन करके देख लो, एक दफ़ा ट्राई कर लो। यही जो वाईफाई वाला कोड है, वाईफाई से कनेक्ट करने वाला, एक दफ़ा आप ट्राई कर लो इसको।